आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति की गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चुन जौन से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से, उनका पहले परिचय करवा देते हैं। अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से, और इसी के साथ महावीर सिंह राणा भी हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं। अजहर हुसैन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो शीतलहर का मौका है और जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं और राजनीति के लिहाज से भी जम्मू कश्मीर आजकल चर्चाओं में बना रहता है। तो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ी खबर आज के दिन को लेकर? जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले अगर हम करेंगे बजट सेशन जो 25 और 26 को होने जा रहा है, जो कि 2025 और 26 का जो बजट सेशन है वो 2 फरवरी से स्टार्ट होगा और ये जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में ये बजट पेश होगा। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे जो 2 फरवरी को सबसे पहले जो एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा पहले खिताब किया जाएगा, जो रिवायती तौर पे पहले खिताब होगा, और उसके बाद में ये बजट सेशन जो है ये स्टार्ट होगा। ये 2 फेज बजट सेशन होगा और इससे पहले कि पूरी तरीके से जो चीफ मिनिस्टर है वो तकरीबन 9 यानी 7, 8, 9 फरवरी तक ये सेशन चलेगा और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट जो है या बजट का जो जवाब तलबी होगी जो है वो सामने रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पिछले साल की बात करें, 2024-25 के बजट सेशन के हवाले से बात करें, जिसमें काफी सारे जो निर्णय लिए थे बजट सेशन के हवाले से, लेकिन उन 1 दर्जन के करीब जो फैसले लिए गए थे वो अभी भी पेंडिंग है। जो डिफरेंट जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को सौंपे गए थे, जिसमें जो काफी तैमीर और तरक्की के काम थे, जिसमें जम्मू क्षेत्र कश्मीर क्षेत्र के काफी सारे काम हैं, और इनमें जो रिपोर्ट सामने आई तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो काम है वो अभी भी पेंडिंग है। लेकिन फिलहाल जो नया साल का जो बजट सेशन है वो चलेगा, क्या कुछ सामने आता है तो ये बजट से बाद ही तय होगा। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें के हवाले से, लगातार जम्मू कश्मीर का जो मौसम है वो साफ तौर पे दिख रहा है। इस बार जो है जिस तरीके से शोधकर्ताओं ने पहले ही बताया कि घाटी का जो मौसम है वो दूसरा दिख रहा है। यहाँ पे दिन में बिल्कुल खुली धूप आ रही है, लेकिन बात करें जम्मू पूरे घने कोहरे के साथ साथ जो है पूरी तरीके से यहाँ पे धुंध कोहरा पूरे जम्मू क्षेत्र में छाया रहता है और शदीद सर्दी, जो कि पहली बार देखा गया कि जम्मू क्षेत्र में जो गिरावट है, टेम्परेचर में जो गिरावट है वो साफ तौर पे दिख रहा था। इससे पहले जब घाटी का जो मौसम जो था, जब यहाँ पे स्नोफॉल होती थी, अक्सर बेशक जो यहाँ के लोग थे वो पलायन 5-6 महीनों के लिए जम्मू तक, ताकि वहां से जो है मौसम बेहतर देखने को मिलता। लेकिन इस बार जो है, जिस तरीके से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शोधकर्ताओं ने पहले ही बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो देखने को मिल पा रही है, जम्मू क्षेत्र में काफी सारे जो ट्रेन्स है वो डिले से चल रही है और काफी सारे जो फ्लाइट्स है उनमें भी या तो कैंसिल करना पड़ रहा है ड्यू टू विजिबिलिटी कम होने की वजह से, और काफी सारे जो वाहन चालक है उनको भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है चलने फिरने में। सुबह तकरीबन 11 बजे तक जो है धुंध बिल्कुल छाया रहता है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है या कारोबार में काफी जो है मुतासिर होता हुआ दिख रहा है। दूसरी जानिब से जम्मू कश्मीर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से भी एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि NH-44 यानी श्रीनगर जम्मू राजमार्ग जो है, यहाँ पे एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी वाहन चालक, पर्टिकुलरली जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, छोटी पैसेंजर गाड़ियां हैं, वो रात के समय जो है इस रास्ते से चलने से काफी धुंध है वो छाई रहती है, जिसकी कम होता है, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने आज की डेट में एडवाइजरी जारी की है। दूसरी जानिब जो वेदर की बात करें तो उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, उन्होंने कहा कि 20 से 25 तक जो है घाटी में हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल्कुल अजहर, और भी बड़ी खबरों का रुख करेंगे कि जम्मू कश्मीर में और क्या कुछ हलचल मची हुई है। इसी के साथ उत्तरकाशी से महावीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महावीर, उत्तरकाशी में आज क्या कुछ खबरें रहने वाली है बड़ी? तो महावीर से संपर्क टूट गया है, लेकिन पलवल से राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार से जानेंगे कि पलवल में क्या हलचल है और आज की क्या बड़ी खबरें हैं।
हरियाणा की करते हैं तो शीत लहर का प्रकोप पूरे हरियाणा में जारी है। पलवल की भी बात करें तो लगभग वीक में 3 या 4 दिन जो है लावारिस लाशों का मिलने का सिलसिला जारी है। ये वो लोग हैं जो स्टेशन पे बस अड्डों पर लावारिस तरीके से रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ठंड के कहर को ये झेल नहीं पा रही। हरियाणा में इस समय हालात ये बने हुए कि गुरुग्राम में भी 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो पिछले 50 साल में पहली बार इतना गया देखने को मिला है। कहर से जो है ठंड के कहर से लोग जो है ठिठुर चारों तरफ जो है ठंड से परेशान लोगों में कई तरह की परेशानियां भी आ रही हैं, कई बीमारियां हार्ट अटैक के देखने को मिल रहे हैं। बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं। करीब 2 दर्जन ट्रेन जो है वो भी ट्रेन 2 दर्जन से ज्यादा जो है लेट है, जिससे लोगों का जीवन भी जो है अस्त व्यस्त, बाजार में ग्राहक देखने को मिल रहा है, परेशानियों का सामना करने को मिल रहा है। बात करें जज्जर का एक गाँव गोरिया, जहाँ बर्फ की परत जमा, काफी जो है इस तरह की जो परेशानियां हैं लोगों के सामने ठंड की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। करनाल के इंद्री गांव की बात करें, धुंध की वजह से में चली गई और एक युवक जो से चला रहा नौजवान अपनी जान दे बैठी इस हादसे में। लगातार इस तरह के हादसों से कई तरह के परेशानियां सामने आ रही है। बात करते हैं सरकार के प्रयास भी हैं, टैक्स पे लगातार टीम जो है टैक्स की, NHAI की या पुलिस विभाग की वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है और उन्हें जागरूक करने के ये भी संदेश दे रही है कि बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। रौद्र रूप दिखाने 2-3 दिनों में उम्मीद की जा रही है कि शायद टेम्परेचर कुछ कंट्रोल में आएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है राजकुमार की अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें जो सामने आ रही हैं। खासकर पलवल की बात की जाए तो पलवल में भी इस समय जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर आज का दिन भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि लोहड़ी का पर्व है और लोहड़ी के पर्व पर भी अलग अलग शहरों में कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड हैं। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सबसे पहले आज लोहड़ी का मौका है और जाहिर सी बात है लोहड़ी के मौके पर जगह जगह पर कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। तो आज के दिन को लेकर क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, और इसी के साथ ये भी बताइएगा कि लोहड़ी को लेकर क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है आज। माधुरी, अगर उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अपने 5 कालिदास आवास पे प्रगति पोर्टल को लेकर मीडिया से रूबरू होंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसके बाद आम लोगों के लिए मिलने के लिए समय आरक्षित रखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ से, और शाम को सीएम को गोरखपुर पहुंचना है, जहां पे वो गोरखपुर महोत्सव में सम्मिलित होंगे। आज गोरखपुर महोत्सव का अंतिम दिन है जिसका समापन होना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। वहीं खिचड़ी मेला की तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर जिस पीठ के वो महंत हैं वहाँ पे खिचड़ी मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता भी है कि नेपाल नरेश के वहाँ से जो पहली खिचड़ी आती है वो वहाँ चढ़ती है, उसके बाद आम लोगों की खिचड़ी वहाँ चढ़ती है। तो इस परंपरा के लिए क्या तैयारियाँ वहाँ पे हैं, इसको भी परखते हुए सीएम देखे जाएंगे। वहीं हम लखनऊ में जिस तरह से KGMU में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया था, जिस तरह से कुछ डॉक्टरों पे आरोप लगे थे, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से STF जांच बैठा दी गई। अब STF परखेगी कि ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है इसमें कौन कौन से वो लोग सम्मिलित हैं, कौन सा गिरोह शामिल है, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली थी कि PFI जो प्रतिबंधित संगठन है उसकी भी इसमें एंट्री है और वहाँ से पैसे की लेन देन की बातें सामने आई थी। तो कहा जा सकता है कि धर्मांतरण का मुद्दा पहले नेपाल बॉर्डर के जो समीपवर्ती जनपद है नो मैंस लैंड में, जहां पे मज़ार बनाकर वैध मस्जिदें बनाकर वहां के लोगों को खास करके महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत इन जनपदों में धर्मांतरण का काम कराया जाता था। लेकिन लखनऊ में KGMU में धर्मांतरण का मुद्दा सामने आने के बाद से सरकार ने इस पर STF जाँच बैठा दी है। वहीं हम निषाद पार्टी की बात कर लें तो अपनी स्थापना दिवस आज मना रही है, जहां पे बड़े बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। एक तरह से 2027 के चुनाव के मद्देनजर भी निषाद पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन इसी माध्यम से करना चाहती है। वहीं पंकज चौधरी जो BJP प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका लगातार दौरा कभी अयोध्या, कभी आजमगढ़, कभी पश्चिमी UP लगातार चल रहा है। तो कहा जा सकता है
कि 2027 की तैयारियों में सारे दल सक्रिय हो चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे को और मनरेगा जिसका नाम जी राम जी किया गया उसको लेकर कांग्रेस काफ़ी हमलावर है। पूर्वांचल के कई जनपदों में वाराणसी, भदोही, देवरिया, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, इसके अलावा विभिन्न जनपदों पे उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि मनरेगा को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, ये गरीबों की योजना है, गरीब इससे सांस लेता है। तो एक तरह से मोदी सरकार द्वारा जो नाम बदला गया है, कांग्रेस इस पे देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी में है। इसके अलावा जो लोहड़ी का पर्व की बात आपने कही माधुरी, तो लोहड़ी का पर्व खास करके अगर देखा जाए लखनऊ की, तो जगह जगह पे शाम की तैयारियां चल रही हैं, जहां पे लोहड़ी का उत्सव लोग मनाएंगे, जहां पे तमाम लोग एकत्रित होंगे। सरकार की तरफ से ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई है। इतना जरूर है कि लगभग हर कॉलोनियों में लोग अपनी तैयारियों को कर रहे हैं। अपनी तैयारियों के आधार पे ही उन लोगों द्वारा लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 15 जनवरी का दिन मकर संक्रांति के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जहां पे 15 जनवरी को मकर संक्रांति पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी। बिल्कुल राघवेंद्र, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन तो किया ही जा रहा है, कुछ लोग कर रखी हैं और मकर संक्रांति को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। राघवेंद्र, क्योंकि आपने यहाँ पर एसआईआर का जिक्र किया है और एसआईआर को लेकर बात की जाए तो हर दिन एक नए नए बयान सामने आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की ओर से हो या फिर कोई और राजनीतिक दल हो। एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। 2027 की तैयारी भी की जा रही है। बीजेपी पहले से ही अपनी रणनीति बनाना शुरू कर देती है। समाजवादी पार्टी खेमे में क्या कुछ हलचल है? अगर एसआईआर के मुद्दे की बात करें तो बिहार में हार मिलने के बाद से अखिलेश यादव खास करके एसआईआर के मुद्दे पे ज़्यादा हमलावर हैं। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया में जो खामियां हैं इसको लेकर कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रही है, लेकिन जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रेणुआ से बात करिए तो वो स्पष्ट कहते हैं कि ये पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी पक्षपात नहीं हो रहा है और हर पार्टी के नेताओं को बीएलए बनाया गया है, जो हमारे निर्वाचन आयोग के बीएलओ के साथ मिल करके इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो भी डेटा उपलब्ध करा रहे हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है। जो भी मृतक मतदाता हैं जो एक दूसरे से दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए हैं या एक व्यक्ति 2 से 3 जगह मतदाता सूची में नाम डलाए हुए हैं, उसको बस लिस्ट से हटाया जा रहा है। ये केवल एक सफाई अभियान है कि इसमें चीज़ें जो सही हैं वो सामने आए, जो मतदाताओं की संख्या है एग्जैक्टली वो सामने आए और कोई भी व्यक्ति 2 जगह से या फेक आईडी के आधार पर मतदाता सूची में नाम न डला ले, क्योंकि जब आप मतदाता सूची में नाम डला लेते हैं तो उसके बाद से भारत की नागरिकता का भी दावा ठोकने लगते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर निर्वाचन आयोग ने यानी कि राजनीतिक हलचल को लेकर बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ उत्तरकाशी से महावीर भी जुड़ चुके हैं। महावीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 महावीर, उत्तरकाशी में आज के दिन को लेकर क्या कुछ बड़ी खबरें रह सकती हैं? बिल्कुल, जब तक उत्तरकाशी की बात करूंगा तो उत्तरकाशी में कल से माघ मेले की शुरुआत होने वाली है और उससे लेकर जो है जिला पंचायत पूरी तरह से तैयार है और लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है कि किस तरह से इस मेले को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पवित्र माना जाता है कि माघ मेला जब शुरू होता है तो यहाँ पे भारत के थोलों के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए जो स्थानीय लोग हैं वो काफी उत्साहित होते हैं, पूरे साल भर इसका इंतजार कर रहे हैं कि जब ये मेला आएगा तो वहाँ पे अपनी जो भी मेले में खरीदारी होगी और जिस तरह से वहाँ पे हमने देखा जो पंडाल लगते हैं, चाहे कृषि से संबंधित हो या किसी भी पशुपालन संबंधित, सभी के पंडाल लगते हैं, सभी वहाँ पे खरीदारी करते हैं। इसे मेले लेकर जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जब तक उत्तरकाशी की बात करूंगा तो उत्तरकाशी मौसम अभी भी बदला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है शाम सुबह की जो कड़ाके की ठंड है वो लगातार जारी है। खुद जिलाधिकारी जो है कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण है, उनको सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा जो गंगोत्री वाला क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा इस समय शीतकालीन पर्यटन जो है पहुंच रहा है, तो उनको भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पाला गिरने के कारण जो है मार्गों में काफी जगह बाधित हो रहे हैं, मार्गों में फिसलन सबसे ज्यादा हो रही है। तो भले उसके लिए प्रशासन द्वारा जो है जो कार्यदायी संस्था है उनके द्वारा जो है यहाँ पे जो है नमक का छिड़काव किया जा रहा है कि ताकि किसी वाहन को किसी तरह के नुकसान न पूछे। उसी तरह अगर मैं बात करूँ इस समय उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में ही लेकर
लेकर मैं बात करूंगा तो जो अंकिता हत्याकांड के मामले में जो सरकार के ऊपर जो काफी दबाव है, क्योंकि सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, मगर जो कांग्रेस है वो इस पर जो हमलावर है, उनका साफ कहना है कि जब तक जो वीआईपी, जिनके वीआईपी के नाम जो आ रहे हैं, उनके जब तक वो अब जेल नहीं जाएंगे तब तक हम इस ओर जो है कदम पीछे नहीं करेंगे। तो लगातार यहाँ पे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस है या और भी पार्टियां हैं, वो लगातार जो है सरकार के विरुद्ध में नारे लगा रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। वो अभी भी उत्तरकाशी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे आया, क्योंकि कूड़े का जो समाधान नहीं हो पाया। विगत वर्षों से जो है तामाखाने में जो कूड़ा स्टोर हो रखा है, उसके कारण जो स्थानीय लोगों को जो गंदगी का मुहार देखना पड़ रहा है, तो उसको लेकर यूकेडी द्वारा जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी 7वां दिन लगातार उनको धरना प्रदर्शन हो चुका है, मगर अभी तक उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका साफ कहना है कि जब तक यहाँ पे इस कूड़े को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी बिल्कुल, धरना प्रदर्शन लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है और उत्तराखंड में जारी है, और इसी के साथ जैसा कि आपने बताया कि वहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी जो सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसके बाद भी कांग्रेस खेमे में इसको लेकर राजनीति लगातार चल रही है और लगातार हमलावर बीजेपी पर नजर आ रही है। हमारे साथ अजहर लगातार बने हुए हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पिछले साल हमने देखा था जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि पर्यटकों की संख्या शायद घटती हुई नजर आएगी। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, धीरे धीरे पर्यटकों ने फिर से आना शुरू किया जम्मू कश्मीर में। उसके मुताबिक अगर देखा जाए, जो हर साल रौनक रहती है सर्दियों के मौके पर, क्या इस बार भी वही रौनक नजर आ रही है? माधुरी, जिस तरीके से बात करें 22 अप्रैल 2025 का जो मामला था, जिस हमले ने पूरे देश को जो है झंझोड़ के रखा था, लेकिन उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक बड़ा निर्णय, एक बड़ा शासकीय कदम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके की स्थिति और दुश्मनों को जो है और जो कातिल थे उनको भरपूर सजा दी गई उस मामले के बाद में, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं जो पर्यटक स्थल थे, जो पर्यटक बिजनेस जम्मू कश्मीर का, वो काफी गिर चुका था। इसका फुटफॉल जो था वो काफी कम हो चुका था। लेकिन उसके बाद में प्रशासन की ओर से या सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से काफी सारे कदम उठाए गए, जिसमें सेंटर की जानिब से काफी सारे जो मिनिस्ट्री की डेलीगेट है वो जम्मू कश्मीर आए, पहलगाम गए, वो गुलमर्ग गए, वहां पे मीटिंगों का आयोजित किया, वहां पे जो है बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनसे मिले, होटलर्स से मिले, उन्होंने अपनी जो परेशानी है उससे रिपोर्ट साझा करके उन्होंने फिर सेंटर को सौंपा, और सेंटर के बाद में फिर धीरे धीरे इसको फिर से रिबिल्ड करने की यहाँ पे कोशिश रही, जिसमें स्नो कार्निवल्स यानी विंटर कार्निवल्स का भी एहतमाम किया गया जगह जगह पे, चाहे गुलमर्ग में वहां पे भी काफी सारे प्रोग्राम्स का आयोजित किया गया। लेकिन मुद्दा और मकसद उन प्रोग्रामों का यही था कि देश भर में जितने भी सैलानी है, टूरिस्ट हो, उनको वापस जो है पहलगाम या गुलमर्ग की तरफ उनको वापस बुलाया जाए। तो उसके बाद में हमने देखा कि रिसेंटली जब न्यू ईयर था, तो न्यू ईयर के बाद में भी काफी सारे प्रोग्राम आयोजित किए, और उस प्रोग्राम के बाद में अभी वो फॉल जो कम हुआ था वो धीरे धीरे वापस पटरी पर शुरू हो गया था। लेकिन फॉल कम होने की वजह से गिरावट देखने को यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर जिस तरीके से अभी मौसम के हवाले से बात कर रहा था कि वेदर डिपार्टमेंट की ओर अभी प्रिडिक्ट किया गया है कि 20 से 25 जनवरी तक जो है जम्मू कश्मीर में हैवी स्नो, और इस स्नो जम्मू कश्मीर या पर्टिकुलरली जो घाटी है, स्नो के बगैर जो है या बर्फबारी के बगैर जो घाटी है, ये बिल्कुल उतरी रहती है, क्योंकि जो कठोर वाली सर्दी जिसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में चिले कलान बोलते हैं, अभी कुछ ही दिन बचे हैं उसको खत्म करने में, लेकिन उससे पहले ये बर्फबारी होनी बहुत या पर्यटक से वाबस्ता में है, क्योंकि जब भी से यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आता है वो तो या तो देखने को आता है यहाँ पे, या गर्मियों में यहाँ के जो हसीन वैलियां होती है, ग्रीन वैलियां होती है, उनको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन अब की बार जब बर्फबारी होगी तो ये लग रहा है कि न्यू ईयर के साथ ही जिस तरीके से गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमार्ग जितने पर्यटक स्थल थे बिल्कुल पड़े थे, जो थे वो बिल्कुल आए थे यहाँ पे, अब की बार भी लग रहा है कि स्नोफॉल के बाद में फिर से इसमें बिल्कुल देखना होगा कि स्नोफॉल के बाद किस तरीके की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से नजर आती हैं। राघवेंद्र, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, और इस बार जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य केंद्र है वो माघ मेला बहुत ज्यादा है, माघ मेले को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का मौका भी है, और मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो प्रयागराज में
क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं माघ मेले को लेकर, सुरक्षा के कैसे इंतजाम वहां पर देखे जा रहे हैं, और इसी के साथ ये भी बताइएगा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ निर्देश माघ मेले को लेकर जारी किए गए हैं मकर संक्रांति के मौके पर। बिल्कुल माधुरी, वैसे तो प्रयागराज में कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ और इसके अलावा माघ मेला हमेशा लगता आया है, लेकिन मार्च 2017 में जब सूबे की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई तो उसके बाद से प्रयागराज शहर की तस्वीर बदली, वहाँ के माघ मेला की तस्वीर बदली। कुंभ हो या अर्ध कुंभ हो या महाकुंभ हो, ये सारी तस्वीरें बदल के विश्व पटल पे एक इस तरह से ऐसे स्थापित हुई कि सबका ध्यान केंद्रित हुआ। सभी लोग इधर आने के लिए जिज्ञासु हुए और जो लाखों करोड़ों की भीड़ देखने को मिली वो सीएम योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच और वहाँ की तैयारियों का देन था कि वहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आए। सीएम योगी आदित्यनाथ का बार बार प्रयागराज दौरा करना, वहाँ के शहरों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से जोड़ना, इन बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देना, एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार करना, इसके अलावा सड़कों का एक जाल बिछा देना और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ प्रयागराज को एक तरह से जो पुरानी हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक वैभव था उसको लौटाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। वर्तमान में जो माघ मेला चल रहा है इसकी तैयारियों की बात कर लें तो पिछली बार ही सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मेला प्राधिकरण अलग बना दिया गया था, जिसमें अलग विभाग हो गए, तमाम अधिकारियों की नियुक्तियां उसमें हो गईं और माघ मेला की तैयारियां इसी रूप में समझा जा सकता है कि पहले की सरकारों में अगर अर्धकुंभ, महाकुंभ की बात करें, जिस तरह की तैयारियां होती थीं उससे भी बेहतर सुविधाएं, उससे भी अधिक तैयारियां, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, इसके अलावा सफाई स्वच्छता का व्यापक बंदोबस्त, ये दिखाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ को विश्व पटल पर ऐसे स्थापित किया है कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी चाहे कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, नहाने आते हैं और जाकर के भारत का गुणगान करते हैं, यहाँ की कुंभ परंपरा का गुणगान करते हैं। और यही शायद बदलते उत्तर प्रदेश के बदलते भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है कि कुंभ में आज भी लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, चाहे लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, किसी को भी कहीं से असुरक्षा या असुविधा नहीं हो रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, और इसी को लेकर माघ मेले को लेकर भी भव्य तैयारी की गई है, खासकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति की बात की जाए तो मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा देखी जाती है बढ़ती हुई। हमारे साथ राजकुमार लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, और कौन कौन सी खबर है हरियाणा को लेकर जिस पर आज पूरे दिन नजर बनी रहेगी? माधुरी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी कुछ ही देर पहले पलवल, हरियाणा के पलवल से राज्य मंत्री गौतम बस को रवाना किया है, जो यात्रियों को लेकर प्रयाग धाम जाएगी। मकर संक्रांति के अवसर पर पुण्य प्राप्त करने के लिए स्नान करके पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी खबर जो पलवल की है, हरियाणा के पलवल की खबर पूरे हरियाणा के चंडीगढ़ गलियारों तक गूंज रही है। यहाँ के दो कद्दावर नेताओं का शीत युद्ध जो है लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौतम के ऊपर लगाते हुए पूर्व मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस से जो कद्दावर रहे हैं रतन सिंह दलाल ने कोर्ट में ये अपील की थी कि धर्म के नाम पर जो वोट मांगे गए थे उसे लेकर थी, जिसपे पूरी की नजर बनी हुई है। अभी कुछ ही करीब 2 दिन पहले ही उसका फैसला जिसपे गौतम उसमें स्टे नहीं जी। दोनों नेताओं की एक काफी जो है गंभीर विषय बनी हुई है, जिसपे हरियाणा के लोगों की नजर बनी हुई है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। कभी करण दलाल के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक इस बात को लेकर बड़े खुश नजर आते हैं कि जल्द ही इस पे कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जिस पर गौतम के समर्थकों की ओर कटाक्ष करते नजर आते हैं। बीजेपी के समर्थक काफी जो है उत्साह से बिल्कुल राजकुमार, देखना होगा कि जीत किसकी होगी, और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि इन प्रमुख खबरों पर जिस पर आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किस तरीके से नजर बनी रहेगी, और इसी के साथ हर एक राज्य में किस तरीके से राजनीतिक हलचल देखने को मिलती है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।